NASM सीरीज 5D SIF का एग्जामिनेशन लॉन्च हो चुका है और हमको अब इसकी तैयारी करनी है। और इसकी तैयारी हम आज से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 1 के साथ स्टार्ट करेंगे। और मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के MCQs सॉल्व कराऊंगा, लेकिन एक रेगुलर MCQ की तरह नहीं। यहां पर हम एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के थ्रू इसे समझेंगे। करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि जो MCQs होंगे वो एक एक टॉपिक से लिए गए हैं। तो जब मैं आपको MCQ सॉल्व कराऊंगा तो वो टॉपिक भी आपको क्लियर होता हुआ चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। चैप्टर नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इन्वेस्टमेंट? ऑप्शन ए, कीपिंग मनी आइडल फॉर फ्यूचर यूज। ऑप्शन बी, committing money with the expectation of generating income or capital appreciation. Option C, spending money only on essential needs. या ऑप्शन नंबर डी, डिपॉजिटिंग मनी इन करेंट अकाउंट। तो अब आपके पास में कुछ समय है इसे आंसर करने के लिए, तब तक मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूं। ये चार जो आपको ऑप्शन दिए हैं इसमें से सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन इन्वेस्टमेंट का कौन सा है? ए, भाई मनी को आपने फ्यूचर यूज के लिए आइडल छोड़ दिया है। बी, आपने कमिट किया है ताकि आपके पैसे बढ़ सके भविष्य में, कैपिटल अप्रिशिएट हो। या आप सिर्फ असेंशियल नीड्स पे अपने पैसे खर्चे करेंगे, या आप अपने पैसे को करंट अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कमिटिंग मनी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। तो दोस्तों अब आपने यहां पर देखा कि हमने एक MCQ को सॉल्व किया है। अब जब हमने इस MCQ को सॉल्व किया, आपको क्वेश्चन तो मिल गया, आपको आंसर भी मिल गया। लेकिन जो ट्रेडिशनल तरीका है पढ़ाई का वो ये कहता है कि भाई MCQs आ गए तो अब MCQ को रट लो। रटना नहीं है, समझना है हमारा गोल। तो अगर आपको इसको समझना है तो आप अगर रैंडमली MCQ सॉल्व करेंगे, इंटरनेट से देख लिया, यूट्यूब में देख लिया, तो आपकी समझ डेवलप नहीं होगी। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको इसको समझना पड़ेगा ये कौन से टॉपिक से है और ये क्वेश्चन का टाइप क्या है। तो देखिए हमने आपके लिए वो भी करके रखा हुआ है। टॉपिक क्या है? मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जब आप वर्क बुक पढ़ेंगे और मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पढ़ेंगे तो उससे क्या क्वेश्चन बन सकता है वो मैंने आपके सामने लाया। डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है, बहुत कम है, इसलिए आप देखेंगे 2 स्टार है डिफिकल्टी लेवल के। एग्जाम प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। इसका मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है जो ज्यादा आता है। और ये क्योंकि इजी है तो इसमें आपको आधा मिनट भी नहीं लगाना है। क्वेश्चन को देखना है और आपको आंसर करना है, आपकी तैयारी इतनी होनी चाहिए। और क्वेश्चन का टाइप क्या है, ये कंसेप्चुअल है। तो अब आप पूछेंगे क्वेश्चन टाइप की मुझे क्या जरूरत है? तो देखिए दोस्तों, अगर आप सही में ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं और आप तरीके से इस एग्जाम को अप्रोच करते हैं तो कोई भी NISM एग्जाम हो वो बटा हुआ होता है। कंसेप्चुअल है, न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट बेस्ड है, ट्रू और फॉल्स, ऐसे करके बहुत सारी चीजें रहती हैं। तो हर क्वेश्चन के बाद मैं आपको ये बताता हुआ चलूंगा। लेकिन अगर आप बहुत हड़बड़ी में हो तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन के बाद उस चीज को या तो स्किप कर दोगे या तो 1.5x की स्पीड में आप देखना स्टार्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर शर्मा विशेस टू परचेज अ हाउस आफ्टर 7 years. This objective is best classified as A, speculation, B, financial goal, C, arbitrage या D, trading strategy। तो मिस्टर शर्मा को घर लेना है 7 साल बाद। इस ऑब्जेक्टिव को आप क्या समझते हैं? क्या ये स्पेकुलेशन है? क्या ये सट्टा कर रहे हैं या ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर या नीचे जाएगी? जी नहीं। सी, आर्बिट्राज, एक जगह खरीदा एक जगह बेचा, क्या ये कर रहे हैं? जी नहीं। क्या ये ट्रेड कर रहे हैं? जी नहीं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंशियल गोल। अब ये फाइनेंशियल गोल क्या होता है इसको भी हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसा मैंने आपको कहा ना, हम MCQ नहीं कर रहे हैं, MCQ के माध्यम से हम वर्कबुक के टॉपिक्स को समझ रहे हैं, चैप्टर के टॉपिक्स को समझ रहे हैं। तो अब आप यहां पर देखिए कि होता यह है कि एक होती है विश, एक होता है गोल और एक होता है फाइनेंशियल गोल। मुझे कार लेनी है, मुझे घर लेना है, ये एक तरीके का गोल है।
बट मुझे 7 साल बाद या 10 साल बाद एक घर लेना है, इतने रुपए का लेना है, ये फाइनेंशियल गोल बन जाता है। यहां पर एक ही वेरिएबल आपको मेंशन्ड है, 7 इयर्स। लेकिन अगर ये प्रॉपर फाइनेंशियल गोल होगा तो आप घर कितना बड़ा लेना चाहते हो, कितने रुपए का लेना चाहते हो, ये सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं। यही चीज इसे फाइनेंशियल गोल बनाती है। चलिए, इस यहां पर आप देखिए टॉपिक क्या था, फाइनेंशियल गोल्स। आप जब वर्कबुक पढ़ेंगे तो आपको ये टॉपिक मिलेगा। अगेन डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है, लेकिन एग्जाम प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और क्वेश्चन टाइप क्या है, कंसेप्चुअल है। Question number 3. An investor wants to preserve the purchasing power of money over a long investment horizon. Which risk is the investor primarily trying to overcome? एक इन्वेस्टर है, वो परचेजिंग पावर ऑफ मनी को लंबे समय के लिए होल्ड करके रखना चाहता है, प्रिजर्व करके रखना चाहता है। तो इसमें इन्वेस्टर को किस तरीके के रिस्क को ओवरकम करना है? ए क्रेडिट रिस्क, बी इन्फ्लेशन का रिस्क, सी लिक्विडिटी का रिस्क, या डी इंटरेस्ट रेट का रिस्क। अब परचेजिंग पावर ऑफ मनी क्या होती है? तो आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, अपने जिनकी उम्र ज्यादा है, कि भाई हमारे जमाने में तो जो घर का राशन है वो 200 या 500 रुपए में आ जाता था, आज की डेट में आपको 10,000 या 15,000 लग रहे हैं। या हमारे जमाने में तो भाई जो पेट्रोल होता था, 1 लीटर पेट्रोल जो होता था 20, 25, 30 रुपए में आता था, अभी तो देखिए 100 रुपए का आता है। तो यहां पर हुआ क्या, जो मनी था, जो परचेज कर सकता था, 20 रुपए 30 रुपए की क्षमता होती थी 1 लीटर पेट्रोल को खरीदने की। लेकिन आज उसी 1 लीटर पेट्रोल को खरीदने के लिए 30 रुपए से काम नहीं चलेगा, आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। यानी 30 रुपए मिलके 1 रुपए पेट्रोल को अपनी तरफ खींच लेते थे, अब 100 रुपए की जरूरत पड़ती है 1 लीटर पेट्रोल को अपनी तरफ खींचने में। इसे कहा जाता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये एक टर्मिनोलॉजी हुई। दूसरी एक टर्मिनोलॉजी होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहता है कि जो आपकी चीजें हैं उनके जब साल दर साल दाम बढ़ते हैं या चेंज होते हैं, उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो जब आप इसे रिवर्स करेंगे, तो अगर 1 लीटर पेट्रोल 30 रुपए का था और अब वो 1 लीटर पेट्रोल काफी सालों के बाद 100 रुपए का हो चुका है, तो इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे इन्फ्लेशन आ चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। तो अगर परचेजिंग पावर ऑफ मनी को बनाए रखना है, तो उसे किस रिस्क को ओवरकम करना पड़ेगा? इन्फ्लेशन रिस्क, ऑप्शन नंबर बी। तो ये टॉपिक कौन सा था? इन्फ्लेशन। डिफिकल्टी लेवल भी ज्यादा नहीं थी क्योंकि बेसिक सा क्वेश्चन था, एग्जाम की प्रोबेबिलिटी हाई है, और क्वेश्चन का टाइप अगेन कंसेप्चुअल है। तो पहले 3 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं वो कंसेप्चुअल है। अब आपके लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके एग्जाम थोड़े दिनों बाद हैं और उनके पास में ज्यादा समय नहीं है। तो उनको ध्यान पे रखते हुए हमने एक प्रीमियम कोर्स लॉन्च किया है, जो कि अभी प्री बुक स्टेज पे है। ये अगले 1 हफ्ते में लॉन्च होने वाला है। एंड अगर आप इसे प्री बुक करते हो तो आपको जो 2999 का कोर्स है वो आपको 999 पर मिलेगा। और ये कोर्स है क्या? 1500 MCQs। 1500 आने आपको 150 है, हम आपकी तैयारी करा रहे हैं 10 गुना। 1500 MCQs हम सॉल्व करा रहे हैं अलग अलग सेगमेंट से। म्यूचुअल फंड जो कि सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है, वहां से आपको सेट्स मिलेंगे, इक्विटी डेरिवेटिव से सेट्स मिलेंगे, और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से आपको सेट्स मिलेंगे। ये सारे 100 के सेट्स में आएंगे तो आपको 15 सेट मिलेंगे 1500 MCQ के। तो अगर आप ये 1500 MCQ की तैयारी करके जाते हैं तो आप एक बार में इस SIF के एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और उसके लिए आपको करना ये है कि आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा, SIF 999 करके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। यहां पर अगर आप म्यूचुअल फंड में बहुत अच्छे हो और आपको इक्विटी डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की बस तैयारी करनी है, तो सेगमेंट ऐसा बना है कि आप जिस सब्जेक्ट में वीक हो उसी के MCQs को भी आप गो थ्रू कर सकते हो। तो एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए
आपके पास में एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है एनआईएसएम सीरीज 5D एसआईएफ एग्जामिनेशन के लिए। आप इसे प्री बुक कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फ्लेशन इज ट्रू? In A, inflation increases purchasing power. B, inflation reduces purchasing power. C, inflation affects only equity investments. या D, inflation has impact on long term investments. ये क्वेश्चन देखकर ही आपको समझ में आ जाना चाहिए ये इन्फ्लेशन का क्वेश्चन है। इन्फ्लेशन को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि इन्फ्लेशन क्या करता है, आपकी परचेजिंग पावर को रिड्यूस कर देता है। आप जितने पैसे से एक सामान को खरीद सकते थे, अगले साल आप उसी पैसे को लेकर जाते हो, आप वो सामान नहीं खरीद पाते हो। तो ये हमने पहले ही समझा हुआ है। तो देखिए यही कमाल होता है टॉपिक को समझने का। जब मैंने आपको परचेजिंग पावर बताई, मैंने आपको उसके इन्फ्लेशन से रिलेशनशिप भी बताया, क्योंकि आपको टॉपिक क्लियर था। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक ही टॉपिक से निकल आता है। तो करेक्ट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्फ्लेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर। अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो टॉपिक है वो है इन्फ्लेशन का। डिफिकल्टी लेवल अगेन कम है, एग्जाम प्रोबेबिलिटी है बट हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं आएगा और पिछला वाला आएगा, गलत फहमी में मत रहिएगा। ये हमारा असेसमेंट है, हमारे एक्सपीरियंस हमने असेसमेंट किया है। लेकिन क्योंकि मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो आप सारे क्वेश्चंस को पकड़ के चलिए कि इंपॉर्टेंट है। अब इसका क्वेश्चन टाइप क्या है? ये एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर आपको एक स्टेटमेंट के माध्यम से बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एन इन्वेस्टर अर्न्स 8% एनुअली while inflation during the same period is 5%. Which statement is most appropriate? एक इन्वेस्टर है जिसको 8% का अर्निंग हो रही है और इन्फ्लेशन उस दौरान में 5% है, यानी उसने 100 रुपए लगाए, 8 रुपए कमाए, लेकिन अब उस 100 रुपए की कीमत, परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई है। अब सेम 100 रुपए की चीज लेने के लिए अब आपको 105 रुपए खर्चा करने पड़ेंगे। तो अब ये पूछा जा रहा है कि इसमें से स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड हो गया, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड हो गया। तो ए, इन्वेस्टमेंट फेल टू बीट इन्फ्लेशन। बी, इन्वेस्टमेंट जनरेटेड अ पॉजिटिव रियल रिटर्न। सी, इन्फ्लेशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। डी, द इन्वेस्टर सफर्ड अ कैपिटल लॉस। तो याद रखिए, अगर इन्फ्लेशन मेरे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड या एक्चुअल रिटर्न से कम है, तो मुझे फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? 3% का। मेरे 100 की वैल्यू अब 100 की नहीं रही, मतलब मुझे 105 रुपए देके 100 रुपए की चीज ही मिलनी है। तो अगर मैं ये सोचूं कि मैंने 100 लगाया था, अब 108 हो गया, तो मेरे 8 रुपए का गेन है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अब 100 के बदले मुझे 105 खर्चा करने पड़ेंगे। तो एक्चुअल गेन कितना है? 3% का। इसे कहा जाता है पॉजिटिव रियल रिटर्न। अगर आपको ये टॉपिक अब पता चल गया है, तो आपको इसका आंसर भी पता चल चुका है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, द इन्वेस्टमेंट जनरेटेड अ पॉजिटिव रियल रिटर्न। तो ये टॉपिक रियल रिटर्न से था, ये इन्फ्लेशन से नहीं था। इन्फ्लेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक है रियल रिटर्न, ठीक है। डिफिकल्टी मिडिल की है, एग्जाम प्रोबेबिलिटी हाई है। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पे कुछ कैलकुलेशंस आपको करके चेक करने हैं। एग्जैक्ट आंसर में न्यूमेरिकल नहीं है, बट अंडरस्टैंडिंग में आपको ये है कि भाई 8 आया है, 5 से माइनस करना है, तो 3 का मेरा पॉजिटिव रियल रिटर्न है। Question number 6. Which statement about risk and return is generally correct? A. Higher expected return is normally associated with higher risk. B. Higher returns always involves lower risk. C. Risk and return are unrelated. D. Higher risk guarantees higher return. इसे थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये भी स्टेटमेंट बेस्ड है, लेकिन यहां पर किसके बारे में बात हो रही है? रिस्क और रिटर्न की। तो कहा जा रहा है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट नॉर्मली कौन सा है? तो ए कहता है कि भाई अगर मैं हायर रिस्क ले रहा हूं, तो जनरली हायर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है, सही लग रहा है। ऑप्शन बी कहता है हायर रिटर्न्स ऑलवेज इन्वॉल्व लोअर रिस्क। ये बिल्कुल भी गलत स्टेटमेंट है। सी कहता है रिस्क एंड रिटर्न में कोई रिलेशन नहीं है। ये भी गलत स्टेटमेंट है।
डी कहता है कि हायर रिस्क गारंटी करता है हायर रिटर्न। ये तो वही बात हो गई कि मैं आंख बंद करके रोड क्रॉस कर रहा हूं तो मैं तो बहुत हाई रिस्क ले रहा हूं, तो मुझे रिटर्न क्या बहुत हाई मिलेगा? नहीं, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे में आपका बी सी डी अगर गलत ऑप्शन है तो करेक्ट ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए। हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज नॉर्मली एसोसिएटेड विथ हायर रिस्क। ठीक है। तो अगेन यहां पर क्या है, टॉपिक है रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप के साथ है। डिफिकल्टी बहुत कम है, एग्जाम प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्वेश्चन टाइप आपका कंसेप्चुअल है। ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन टाइप में मत उलझिएगा, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि जब एनआईएसएम कोई क्वेश्चन बनाता है ना, तो उसके पीछे एक सोच होती है कि वो क्या जज करना चाह रहा है, आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी जज करना चाह रहा है, कंसेप्चुअल एबिलिटी जज करना चाह रहा है, स्टेटमेंट को आप समझ सकते हो कि नहीं कर रहे हो, ये जज कर रहा है। तो ये रैंडम एमसीक्यूज से काम नहीं चलता। आपको एमसीक्यूज ऐसे चाहिए होते हैं जो आपकी समझ को भी डेवलप कर सके। सिर्फ आप, इट इज नॉट अ क्वेश्चन बैंक, ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, ये एमसीक्यू के माध्यम से आपको समझाने का तरीका है। अब एक और चीज है जो मैंने आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बना के रखी है। वो क्या बना के रखी है? एक, अगर आपका कल एग्जाम है या आपका 2 दिन बाद एग्जाम है, तो कम से कम आपको एक बार तो रियल फील, जैसे आप एनआईएसएम में जाओगे, आप बैठोगे, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, आप क्लिक करोगे, इसे कहते हैं हम रियल फील। अगर आप इस तरीके से एग्जाम को अप्रोच करना चाहते हो, तो आपके लिए मैंने एंटायर सिलेबस से 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम स्टाइल में हमने बना के रखा है। वहां पर बकायदा टाइमर चलेगा, आपको 5 फ्री अटेम्प्ट मिलेंगे और आपको पता चल जाएगा आपने कितने सही किए कितने गलत किए हैं। एकदम आपको लगेगा आप एनआईएसएम का एग्जाम दे रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका लिंक भी मैंने आपको दे दिया है। 1500 क्वेश्चन वाला कोर्स लॉन्च हो रहा है, प्री बुक ऑफर चल रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी हमारी वेबसाइट में लाइव है, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस रिस्क टॉलरेंस? ऑप्शन ए, अबिलिटी टू प्रिडिक्ट मार्केट मूवमेंट, बी, अबिलिटी एंड विलिंगनेस टू विथस्टैंड इन्वेस्टमेंट लॉसेस, अबिलिटी टू अर्न गारंटीड रिटर्न्स, या डी, अबिलिटी टू अवॉइड टैक्सेशन। तो रिस्क टॉलरेंस को बेस्ट क्या डिफाइन करता है? मार्केट मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना क्या रिस्क टॉलरेंस होता है? जी नहीं, रिस्क है ही नहीं उसमें। मार्केट मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने में रिस्क नहीं है, वो तो आपने गलत प्रिडिक्ट किया तो आपको लॉस हो जाएगा, दैट इज अ रिस्क, बट वो रिस्क टॉलरेंस नहीं है। अबिलिटी एंड विलिंगनेस टू विथस्टैंड इन्वेस्टमेंट लॉसेस, ऑप्शन बी मुझे सही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। अबिलिटी टू अर्न गारंटीड रिटर्न्स, ये भी रिस्क टॉलरेंस नहीं है। अवॉइड टैक्सेशन, ये भी रिस्क टॉलरेंस नहीं है। तो बचता कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों सही है वो भी समझ लेते हैं। तो करेक्ट आंसर है अबिलिटी एंड विलिंगनेस टू विथस्टैंड इन्वेस्टमेंट लॉसेस। रिस्क को टॉलरेट कर रहा हूं मैं, लॉसेस को टॉलरेट कर रहा हूं, दिस इज वाई ये आपका करेक्ट आंसर है। रिस्क टॉलरेंस टॉपिक है, डिफिकल्टी लेवल एवरेज है, एग्जाम प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, कंसेप्चुअल। Question number 8, diversification primarily helps an investor by eliminating all investment risk. डाइवर्सिफिकेशन देखिए, चलिए मैं पहले आपको टॉपिक ही एक्सप्लेन कर देता हूं। डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है? डाइवर्सिफिकेशन ये कहता है आप सारी चीजें एक बास्केट में मत रखिए, अलग अलग बास्केट में अलग अलग चीज रखिए। अगर एक बास्केट चोरी भी हो जाए तो आपके पास बाकी बचे हुए बास्केट पड़े रहेंगे। एक बैंक में पैसा मत रखिए, अलग अलग बैंक में रखिए। अगर एक बैंक मुसीबत में आ जाएगा या एक बैंक में आपके साथ फ्रॉड होगा तो बाकी जगह के पैसे बच जाएंगे। ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि भैया आपने अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट किया, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया, अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट किया, ये होता है डाइवर्सिफिकेशन। तो ये हेल्प कैसे करता है? ए, इलिमिनेटिंग ऑल इन्वेस्टमेंट रिस्क, बिल्कुल भी नहीं। सी, इंक्रीजिंग टैक्स लाइबिलिटी, बिल्कुल भी नहीं। डी, गारंटिंग पॉजिटिव रिटर्न्स, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या करता है? ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट
ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इन अ सिंगल इन्वेस्टमेंट। तो जो मैंने आपको पहले समझाया था, अगर आप वो समझने के बाद खुद भी इस लाइन को रीड करते तो आपको समझ में आ जाता, एक इन्वेस्टमेंट के भरोसे आप नहीं हो, अलग अलग जगह रखे हो, एक जगह पे आपका इन्वेस्टमेंट कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो डाइवर्सिफिकेशन इज द टॉपिक, इसलिए मैंने आपको डाइवर्सिफिकेशन का टॉपिक पहले एक्सप्लेन किया। डिफिकल्टी लेवल एवरेज है, एग्जाम प्रोबेबिलिटी हाई है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर राज हैज 10 lakhs अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। He plans to invest the entire amount in shares of a single company because he believes it will outperform the market. Which investment principle is being ignored? मिस्टर राज 10 लाख रुपए हैं उनके पास टोटल, और वो सारा सारा एक ही स्टॉक में लगा देना चाहते हैं बिकॉज उनको लगता है कंपनी भी आउट परफॉर्म करेगी। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं भाई मैं तो एक ही स्टॉक लूंगा जीवन में, जो कि है रिलायंस। तो मुझे लगता है रिलायंस जो है ना वो आज नहीं कल सब रिटर्न देता है, और मार्केट से तो ज्यादा ही रिटर्न देता है, रिस्क भी कम है। तो जब आप उसमें लगा रहे हो तो कल की डेट में अगर रिलायंस बैठेगा तो आप भी बैठ जाओगे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि आपने डाइवर्सिफाई किया नहीं किया। तो डाइवर्सिफिकेशन का ये वाला लॉजिक हमने पिछले क्वेश्चन में समझा था, जी हाँ समझा था। क्यों समझा था? क्योंकि हमने टॉपिक को समझा था, जो कि था डाइवर्सिफिकेशन। तो क्या इसमें लिक्विडिटी का इशू आएगा? नहीं। क्या इन्फ्लेशन का इशू आएगा? नहीं। क्या टैक्स प्लानिंग का इशू आएगा? नहीं। यहाँ पर इशू आएगा कि आप डाइवर्सिफिकेशन को इग्नोर कर रहे हो, ऑप्शन नंबर बी। तो यही इंपॉर्टेंस होती है टॉपिक वाइज समझने की बजाय एमसीक्यू समझने की। अगर आपको मैं लैंग्वेज चेंज कर दूं, क्वेश्चन चेंज कर दूं, लेकिन टॉपिक यही रखूं, तो आप अब गलती नहीं करोगे। तो जो आपके साथ हो रहा है उसको आप थोड़ा सा महसूस कीजिए, आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं अब। ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन रिस्क टॉपिक से है। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है क्योंकि इसे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एग्जाम प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, और ये है एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, एन इन्वेस्टर वांट्स टू accumulate 50 lakhs for retirement after 25 years. Which factor is likely to have the greatest impact on the investment strategy? ऑप्शन ए फेवरेट कलर, बी रेजिडेंशियल एड्रेस, सी मोबाइल फोन, या इन्वेस्टमेंट होराइजन। तो देखिए यहाँ पे समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। फेवरेट कलर आपका इंपैक्ट नहीं डालेगा, रेजिडेंशियल एड्रेस से इंपैक्ट नहीं आता, मोबाइल फोन ब्रांड भी कुछ काम नहीं करता। यहाँ पे आप क्वेश्चन को अगर आगे ना भी पढ़ो तो आपका आंसर हो जाएगा इन्वेस्टमेंट होराइजन, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार आपको ये जो एग्जाम्पल्स जो आपको ऑप्शंस दिए हैं बहुत नजदीक के अगर आ जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, उसको 50 लाख रुपए चाहिए रिटायरमेंट के बाद, लेकिन कब चाहिए? 25 साल। तो ये जो समय देगा ना मार्केट को, वो उसको रिटर्न्स बना के देगा। याद रखिएगा, एक लाइन है जो मैं बार बार कहता हूँ, मार्केट में टाइमिंग से ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका बहुत बढ़िया है, 25 साल, तो आपके रिटर्न्स बहुत बढ़िया आ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने बहुत मेहनत करके आपको 10 क्वेश्चंस निकाले हैं, आपको समझाया है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था ये ओनली एमसीक्यू नहीं है, ये एमसीक्यू के थ्रू आपको वर्कबुक का चैप्टर नंबर 1 समझाना है। तो अब अगर आप देखोगे तो इस 10 एमसीक्यू के बाद अब आपको क्या क्या पता है टॉपिक्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या होगा, फाइनेंशियल गोल्स को कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, इन्फ्लेशन क्या होगा, परचेजिंग पावर क्या है, रियल रिटर्न क्या है, रिस्क रिटर्न का रिलेशनशिप क्या है, रिस्क टॉलरेंस क्या है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, कंसंट्रेशन रिस्क क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या होता है। तो अगर आप अपनी वर्कबुक में पीछे जाओगे तो अगेन यू विल फाइंड कि ये सारे टॉपिक आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो एक एमसीक्यू के थ्रू मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 मोर और लेस एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को समझ पाओगे। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, और हमारा जो प्रीमियम 1500 एमसीक्यू का कोर्स आ रहा है उसके लिए आप तैयार